हेलो स्टूडेंट्स, तो आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई के इस बार एग्जामिनेशन आपके होने वाले 26 अप्रैल से। तो यहाँ पर हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ ओसवाल का अनसॉल्व्ड 1 सैंपल पेपर। और ये क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका एग्जामिनेशन सेशन 2021-22 में होने वाला है 26 अप्रैल से। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं सैंपल पेपर का सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल आपको मिलेंगे 6 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। और यहाँ पे आपको 6 में से 2 क्वेश्चन से मिलेगी इंटरनल चॉइस। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का सेक्शन ए का। अब ये क्वेश्चन है, इन एन एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। मतलब यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो n टर्म्स का जो सम है वो आपको n के फॉर्म में दिया गया है 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। मतलब अगर आप यहाँ पे n की जगह 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस एपी की फर्स्ट 5 टर्म्स का आपको सम मिल जाएगा। अगर आप n की जगह 100 पुट करते हैं तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट 100 टर्म्स होंगी उनको आपको सम यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें इस एपी की n टर्म्स का सम दे रखा है n के फॉर्म में। हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस एपी की 30th टर्म। ओके, मतलब कि यहाँ पर हमें फाइंड करना है A30 और यहाँ पे इस एपी की हमें फाइंड करनी है nth टर्म, मतलब कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है an। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में रहेगा, तो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड करना है इस एपी की 30 टर्म और हमें फाइंड करना है इस एपी की nth टर्म। ओके, तो यहाँ पे 30th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। देखो 30th टर्म क्या होती है, हम इस A30 को लिख सकते हैं a प्लस 29d। जैसे कि सपोज अगर मैं बात करूं 50th टर्म की तो वो हो जाएगा a प्लस 49d। अगर सपोज मुझे इस एपी की 65 टर्म निकालनी है तो वो हो जाएगा a प्लस 64d। ओके, तो यहाँ पे 30th टर्म मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा a प्लस 29d। अब a प्लस 29d में फोकस करो कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस। अगर मेरे पास किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है तो उस एपी की मैं कोई सी भी टर्म निकाल सकता हूँ। फर्स्ट टर्म को सम करना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस और उससे एक नंबर कम के मल्टीप्लिकेशन में। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये जो सम दे रखा है n टर्म्स का, इसमें से मैं निकालने वाला हूँ सबसे पहले सम 1 टर्म का, जो कि क्या होगा इस एपी की फर्स्ट टर्म ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइंड करने वाला हूँ, जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू 3n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस एपी की 1 टर्म का सम निकालने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए मैं n की जगह में 1 पुट करूंगा। सम ऑफ 1 टर्म इक्वल्स टू 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2। सो सम ऑफ 1 टर्म हो जाएगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 3 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन 2। तो सम ऑफ 1 टर्म हो जाएगा आपका 2 एलसीएम 3 प्लस 5 8 अपॉन 2 4। तो 1 टर्म का सम कितना हो गया 4। अब देखो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 1 टर्म का सम 4 आ रहा है। 1 टर्म का सम 4 आ रहा है मतलब कि एपी की फर्स्ट टर्म का सम 4 आ रहा है। इसका मतलब ये जो S1 इक्वल्स टू 4 है ना, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू 4। ओके, तो इस तरीके से जब मैंने 1 टर्म का सम निकाला 4, तो मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है वो मुझे मिल चुकी है क्या 4। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम निकालता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो Sn वाला फॉर्मूला है या मैं जो दे रखा है क्वेश्चन में, इसमें मैं n की जगह 2 पुट करूंगा। तो S2 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2 अपॉन 2। ओके, तो n की जगह पे हमने क्या कर दिया 2 पुट कर दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिलेगा सम ऑफ 2 टर्म्स इक्वल्स टू 3 इंटू 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2 10 अपॉन 2। तो S2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 4 12 अपॉन 2 प्लस 10 अपॉन 2। हम 2 से 12 को काट सकते हैं 6 आएगा, 2 से हम 10 को काट सकते हैं 5 आएगा। तो S2 हो गया 6 प्लस 5 11। तो यहाँ पे S2 इक्वल्स टू 11 का मतलब क्या है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या है 11 है। मतलब कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सेकंड टर्म है उन दोनों का सम यहाँ पर क्या है
11। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म हम जानते हैं वो क्या है 4, तो a1 की जगह मैं यहाँ पे 4 पुट कर सकता हूँ प्लस a2 इक्वल्स टू 11, तो a2 इक्वल्स टू होगा 11 माइनस 4, तो a2 इक्वल्स टू हो जाएगा 7। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने फर्स्ट टर्म निकाल ली, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मैंने सेकंड टर्म निकाली। अब इसकी हेल्प से मैं इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकता हूं, तो कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 7 और a1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, तो 7 माइनस 4, तो d इक्वल्स टू हो जाएगा 3। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जैसे हमें कॉमन डिफरेंस 3 मिल चुका है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम फाइंड कर सकते हैं यहां पर 30th टर्म, तो a30 होगा a प्लस 29d, तो a प्लस 29d, जिसमें a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a की वैल्यू क्या है 4, तो a की जगह पे 4 आएगा प्लस 29 इंटू d की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 29 इंटू 3 87 इक्वल्स टू 91, तो 30th टर्म क्या हो गई है 91। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो 30th टर्म है वो क्या है 91। अब हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालनी है, तो nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 d, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 4, सो a इक्वल्स टू 4, सो इन प्लेस ऑफ a 4 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 1 इक्वल्स टू nth टर्म। तो ये आ गए हमारे आंसर। एपी की जो 30th टर्म है वो है 91 और एपी की जो nth टर्म है वो है 3n प्लस 1। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे सेक्शन ए में 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस रहेंगे और 2 मार्क्स के यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस है उनमें 6 में से किसी भी 2 क्वेश्चंस में यहाँ पर इंटरनल चॉइस रहेगी। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो अभी हमने सॉल्व किया था उसके साथ यहाँ पे इंटरनल चॉइस में एक और क्वेश्चन दिया गया है, तो चलो अब उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स इन एन एपी डिविजिबल बाय 6। मतलब कि यहाँ पे हमें क्या करना है, जो 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं, हमें क्या करना है, उनका सम यहाँ पे करना है। अब 5 पॉजिटिव इंटीजर्स अगर मैं शुरू की बात करूं जो कि 6 से डिविजिबल है, वो होंगे 6, 12, 18, 24 और 30, मतलब सिंपली 6 का टेबल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेता हूं जिसका मुझे यहाँ पे सम निकालना है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, तो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे भी है 6, 12, 18, 24, 30। तो ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए जो कि डिविजिबल है 6 से। अब हमें क्या करना है, इनका हमें सम फाइंड करना है। अब जैसे कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मुझे पता है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे मुझे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म के साथ नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है 5, तो यहाँ पे मैं Sn का एक फॉर्मूला यूज कर लूंगा और वो फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज करके ये जो 5 टर्म्स है इनका मैं सम यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, जिसमें से n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 5, उसका a की वैल्यू क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म 6, और l क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लास्ट टर्म 30। तो ये सभी वैल्यूज हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। तो सम यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं 5 टर्म्स का, तो S5 इक्वल्स टू n की वैल्यू 5/2 a 6 प्लस l 30, तो 5/2 इंटू 6 प्लस 30 36, 36 को हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, आएगा 18, 18 इंटू 5 हो गया 90, तो यहाँ पे सम ऑफ 5 टर्म्स हो गया 90। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 90। तो ये तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमें निकालनी है x की वैल्यू, और यहाँ पे ये हमारा जो क्वेश्चन है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इक्वेशन को सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन रहेगा, तो यहाँ पे हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू 1/3 माइनस 1/3 माइनस x 3 माइनस।
ओके तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ये जो 3 है -1/3 - x, यहाँ पे हम सबसे पहले इस नीचे से इसको टॉप तक सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो ये 3 - 1/3 - x, ये जो होल नंबर और ये फ्रैक्शन है, तो इस होल नंबर को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, नीचे इसके 1 को इंक्लूड करके डिनोमिनेटर में। अब हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शन से सब्ट्रैक्शन के लिए जिसको सॉल्व करते हैं, तो x = 1/3 - 1 अब इसके बाद यहाँ पे जो 1 और 3 - x का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 3 - x, और इसके बाद ये 3 से 3 - x का होगा प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पर -1 एज इट इज आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो x = 1/3 - 1 अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 3 = 9, सो 9 - 3 × -x हो जाएगा -3x - 1/3 - x। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा x = 1/3 और ये हो जाएगा 1/9 - 1 होगा 8, तो ये आएगा 8 - 3x और ये हो जाएगा 3 - x। और अब इसके बाद यहां पर जैसे हम देख सकते हैं 1/8 - 3x 3 - x है, तो ये जो पूरा का पूरा एक फ्रैक्शन है, तो इसमें क्या होगा, जो 3 - x 1 के साथ आएगा मल्टीप्लिकेशन में और डिनोमिनेटर में रहेगा 8 - 3x। तो x = 1/3 ये हो जाएगा 3 - x 8 - 3x। अब हमें यहाँ पर ये होल नंबर और ये फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, तो अगेन ये होल नंबर को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। तो x = 1 एलसीएम आएगा 1 और 8 - 3x का 8 - 3x, और ये 8 - 3x का होगा 3 से प्रोडक्ट, और ये -3 - x एज इट इज। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो x = 1/3 × 8 24 -3 3 = 9x -3 + x / 8 - 3x। ओके अब इसके बाद यहां पे हमारे पास सॉल्व करने के लिए टर्म्स है, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां पे होगा x = 1/, अब ये 24 - 3 हो जाएगा 21 -9x और पॉजिटिव x होगा -8x / 8 - 3x। अब 1/21 - 8x / 8 - 3x, तो यहाँ पे 8 - 3x अगेन आ जाएगा न्यूमरेटर पे, तो ये हो जाएगा x = 8 - 3x / 21 - 8x। अब इसके बाद यहाँ पे हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो x 21 - 8x = 8 - 3x। अब ये हो जाएगा 21x - 8x² = 8 - 3x। अब इसके बाद मैं शिफ्ट करता हूँ LHS पार्ट को RHS में, तो 0 = 8x² -21x -3x +8। तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आएगी 8x² -24x + 8 = 0। अब यहाँ पे ऑल थ्री टर्म्स में हमें 8 का मल्टीपल मिल रहा है, तो 8 को हम ले सकते हैं यहाँ पर कॉमन। तो 8 को कॉमन लेते तो यहाँ पे बचेगा x² -3x + 1 = 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² -3x + 1 = 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हमारी जो इक्वेशन है वो है x² -3x + 1 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे पहले हम फाइंड करते हैं d, ये होगा b² - 4ac, b की वैल्यू -3, सो -3²
-4 इंटू ए वैल्यू 1, सी वैल्यू 1, तो -3 स्क्वायर हो जाएगा 9 -4, तो डी वैल्यू आ गई 5। अब डी वैल्यू 5 है तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे दो रियल रूट्स मिलने वाले और दोनों रियल रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल। तो अब चलो रूट्स फाइंड करते हैं। x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -b, तो माइनस और b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है 5 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 1। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस +3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। आगे इसमें और सॉल्व करने के लिए है नहीं, तो हम यहाँ पे रूट्स लिखते हैं 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे रूट्स इस इक्वेशन के। तो ये था सॉल्यूशन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का। इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के टाइम पे जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं तो अपनी जो आइज है वो बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन पर फोकस रखना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट होते हो इस पॉइंट तक तो यहाँ पे जो चांसेस है मिस्टेक के वो बढ़ जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका आंसर गलत हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से जब रूट्स फाइंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस इस पॉइंट तक आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो ये था सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन है सर्किल्स चैप्टर से। तो ये क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में ये फिगर दिया हुआ है, हमें एंगल ATO दे रखा है 30 डिग्री। तो हमें एंगल ATO मतलब ये एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री। ओके, और हमें फाइंड करना है एंगल AOT। एंगल AOT मतलब हमें यहाँ पर ये वाला एंगल फाइंड करना है, और एंगल AOB मतलब हमें यहाँ पर ये एंगल भी फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये वाला एंगल फाइंड करते हैं AOT। AOT एंगल कैसे निकलेगा, देखो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस पॉइंट पर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ये एंगल रहा 90 डिग्री। अब आते हैं ट्राइंगल AOT में, और ट्राइंगल AOT में 3 एंगल्स मिल रहे हैं। एक तो एंगल ये है, दूसरा एंगल ये और तीसरा एंगल ये है। ओके, इसका मेजर 30 डिग्री दे रखा है, इसका मेजर है 90 डिग्री। तो 90 प्लस 30 हो जाएगा 120। 120 को माइनस कर देंगे 180 डिग्री से, तो इस एंगल का मेजर आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एंगल आएगा 60 डिग्री। उसके बाद अब हमें ये पूरा एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला एंगल निकालेंगे। अब ये वाला एंगल कैसे आएगा, जैसे हम जानते हैं कि जो ट्राइंगल AOT है और ये ट्राइंगल जो BOT है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कैसे, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में आपको मिल रहा है राइट एंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या है आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो है कॉमन, और दोनों ट्राइंगल में क्या है आपका OA और OB क्या है, इक्वल, क्योंकि रेडियस है सेम सर्किल के। तो यहाँ पर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड की वजह से RHS कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके ये दोनों ट्राइंगल्स कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, और बाय CP/CD ये दोनों एंगल्स होंगे इक्वल। और अगर ये दोनों एंगल्स जैसे हमें यहाँ पे इक्वल मिल रहे हैं तो इस वजह से क्या होगा, जैसे कि हम इसका सम निकाल चुके क्या 60 डिग्री, तो 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 डिग्री, तो AOB आएगा 120 डिग्री। ओके, तो ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल OAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन भी लिख सकते हैं एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 90 डिग्री। ओके, तो एंगल जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में रहता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में वो क्या होता है 90 डिग्री। तो इस वजह से ये जो एंगल OAT है ये क्या होगा 90 डिग्री। अब आते हैं हम ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल OAT तो यहां पे जो 3 एंगल्स हैं वो एंगल्स है, एक तो AOT प्लस एंगल OAT प्लस एंगल ATO। तो ये 3 एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में 3 एंगल्स सम हमेशा 180 डिग्री होता है।
अब AOT की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो AOT को हम AOT ही लिखेंगे, प्लस OAT की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 90 डिग्री, ATO की वैल्यू हमें दी गई है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOT प्लस 90 प्लस 30 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOT हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल AOT हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल AOT जो है वो हमें यहां पर 60 डिग्री मिल चुका है। ओके, अब इसके बाद यहां पर हमें ये पूरा एंगल AOB फाइंड करना है। उसके लिए मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं। ओके, सो इन ट्राइंगल AOT एंड ट्राइंगल BOT, तो AOT ट्राइंगल और BOT ट्राइंगल सबसे पहले क्या, दोनों में ट्राइंगल्स में हमें राइट एंगल मिल रहा है। सो एंगल OAT इज इक्वल्स टू एंगल OBT ईच 90 डिग्री। उसके बाद दोनों ट्राइंगल्स में OT कॉमन है, हाइपोटेन्यूज, सो OT इक्वल्स टू OT कॉमन, तो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के जो हाइपोटेन्यूज वो हो गया कॉमन। और तीसरा OA इक्वल्स टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। तो इस तरीके से RHS कॉन्ग्रुएंट रूल से तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AOT कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOT, तो AOT हो गया कॉन्ग्रुएंट BOT से, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि एंगल AOT हो जाएगा एंगल BOT के बाय CPCT। ओके, तो AOT BOT दोनों क्या होगा, इक्वल। तो AOT की वैल्यू जैसे 60 डिग्री है, तो ये जो एंगल BOT है ये भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लास्ट स्टेप, तो यहां पर अब हम लिख सकते हैं कि एंगल AOB जो है वो होगा एंगल AOT और एंगल BOT के सम के इक्वल। AOT और BOT दोनों का मेजर क्या है 60 डिग्री, तो यहां पे एंगल AOB जो है इसका मेजर आ गया 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, एक तो हमें AOT निकालना था, तो AOT का जो रिजल्ट है वो ये रहा, और सेकंड हमें यहाँ पे AOB फाइंड करना था, तो AOB का हमारा रिजल्ट ये रहा। ओके, तो ये स्टूडेंट सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर से। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट of a solid cube of lead whose edge measures 66 centimeter, each bullet being 6 centimeter in diameter। मतलब यहाँ पे क्या है, एक बिग साइज का क्यूब है और वो जो क्यूब है उसकी साइड हमें यहाँ पे दे रखी है 66 सेंटीमीटर। तो बिग साइज का जो क्यूब है जिसकी साइड हमें 66 सेंटीमीटर दे रखी है, इससे क्या किया गया है, यहाँ पे स्फेरिकल बुलेट्स बनाई गई है और हर स्फेरिकल बुलेट का जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि अगर ये 66 सेंटीमीटर वाला जो साइड का जो क्यूब है उसमें से हम कितनी स्फेरिकल बुलेट्स बना सकते हैं अगर हर एक बुलेट का जो डायमीटर है वो है 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या होने वाला है, अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं कि इस क्यूब से जिसकी साइड 66 सेंटीमीटर है x बुलेट्स बन सकती हैं, तो x बुलेट्स का वॉल्यूम ये जो क्यूब है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, और यहीं पे हमें ये रिलेशन यूज करना है और इस रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो सॉल्यूशन होगा, तो मैं कंसीडर कर रहा हूं लेट नंबर ऑफ बुलेट्स बी x। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां पे ये जो क्यूब है इस क्यूब से x स्फेरिकल बुलेट्स बन रही है। ओके, तो यहां पर
जो क्यूब जो है उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्स स्फेरिकल बुलेट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, हम जानते हैं कि वो क्या होता है, साइड क्यूब होता है। तो यहाँ पे मैं पहले वो चीज लिख देता हूं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फेरिकल बुलेट्स। तो यहां पे जो क्यूब है उसका जो वॉल्यूम है वो एक्स स्फेरिकल बुलेट्स के वॉल्यूम के बराबर होगा। जो क्यूब है उसका वॉल्यूम क्या होगा, साइड क्यूब इक्वल्स टू जो एक, अगर मैं बात करूं स्फेरिकल बुलेट तो उसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे कितनी बुलेट्स है, एक्स, तो एक्स बुलेट्स का वॉल्यूम होगा एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहां पर साइड की वैल्यू हमें दे रखी है 66 सेंटीमीटर, तो साइड की जगह मैं यहां पे पुट करता हूं 66 क्यूब एक्स इंटू 4/3 इंटू पाई वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब। और यहां पे डायमीटर दे रखा है हमें कितना, 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 6 का हाफ 3। तो यहां पे जो रेडियस आएगा वो आएगा 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह यहां पे मैं पुट करता हूं 3 क्यूब। ओके, अब इसके बाद यहां पर 66 क्यूब इक्वल्स टू एक्स इंटू 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3 क्यूब, मतलब 3 टाइम्स। अब यहां पर एक 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिलेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 66 क्यूब का मतलब होगा 66 3 टाइम्स, ये 7 यहां पर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और यहां पर जो भी न्यूमरेटर में वो आएगा डिनोमिनेटर में से 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो यहां पर ये आ गया हमारे। अब इस एक्सप्रेशन को जैसे हम सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा x की वैल्यू, मतलब कितने स्फेरिकल यहां पे बुलेट्स बन रहे हैं। तो 22 से हम 66 को कैंसिल कर सकते हैं, आएगा 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 3 से हम दोबारा ये 66 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा 22। फिर 22 और 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं 2 से, तो 11 2, और 2 से हम 66 को कैंसिल कर सकते हैं, तो आएगा 33। यहाँ पे डिनोमिनेटर में अब कुछ और कोई नंबर बचा नहीं है, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में नंबर्स उनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा आंसर होगा। सो 11 इंटू 33 इंटू 7, 11 इंटू 33 इंटू 7 इक्वल्स टू एक्स। तो ये है हमारा आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 33 इंटू 7 231, और 231 में हमें मल्टीप्लाई करना है 11, सो 231 231, सो 134 325 2541। तो आंसर होगा 2541 बुलेट्स। तो यहाँ पे इस क्यूब से जिसकी साइड है 66 सेंटीमीटर, उससे हम 6 सेंटीमीटर डायमीटर के 2541 बुलेट्स बना सकते हैं।